गुड मॉर्निंग। हेलो। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्ञान प्रभा निधि श्यामधर। गुड मॉर्निंग सावित्री। चलो, विनय, दीक्षा, कृष्णा, रोहित मौर्य, भानु प्रताप, नवीन, इरफान, बिंद, अंजना, रंजना। अच्छा, अंजना अलग है, रंजना अलग है। प्रिया, सावित्री, अभिषेक, रोहित, मोनिका, ऋषभ, हिमांगी, श्यामधर, शाधिका, प्रियांशी। रिंकी, पंकज, अजय, विनय, महिमा, प्रीति, रोहित मौर्य, रोहित कुमार, दो अलग है। QCOMBTD, ये कौन है भाई? QCOM, ममता ज्ञान। कैमरा ऑन करो जरा सभी। QCOM कौन है? QCOM, ये कौन स्टूडेंट है? नाम चेंज करो अपना जरा। QCOMBTD, नाम चेंज करो, नहीं हम मीटिंग से हटा रहे हैं तुम्हें। देखो, इसको फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना QCOM को, मैं इसको मीटिंग से ही लीव कर रहा हूँ। जाओ, QCOM बाहर हो गए। भैया, जिसका नाम हमें नहीं दिखेगा हम उसको मीटिंग से अभी रिमूव कर देंगे तुरंत, समझ गए? ये कौन है? V2070, V2070। या तो अपना चेहरा दिखाओ या तो नाम बताओ, नहीं हम तुरंत रिमूव कर रहे थे। चलो ठीक है, सब लोग हैं। इन नाम रखने में तुम्हें क्या दिक्कत जाती है तुम लोग को भाई? चलिए, सब लोग ऐड हो गए लगभग। जो भी जग गए होंगे वो तो ऐड हो ही गए, बाकी धीरे धीरे जग ही रहे होंगे सब। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में कुछ बातें हम लोगों ने की थी। वाइस वाइस सब क्लियर है ना? ठीक है। तो मौसम वैसे भी खराब है, बारिश कभी भी हो सकती है। और गंगा जी का पानी मेरे घर के पास आ चुका है। ये पीछे गंगा जी हैं यहाँ पर, 100 मीटर, 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर। बस कुछ दिन बाद ही हम लोग के घर के पास आने वाला है। और जब हम लोग के घर के पास आएगा तो उससे पहले पूरा जगह डूब जाएगा, घर पे हमारे बाद में आएगा। जब सब जगह डूब जाएगा तब हमारे यहाँ आएगा। तो हाँ, ऊंचाई पर है ना, काफी ऊंचा। तो विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे थे। तो विजयनगर साम्राज्य में
हमने कुछ चीजें आपको बताई थी पीछे ही कि कैसे क्या है विजयनगर और कौन कौन उसको बताया था। उसको हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब पीछे वाला अगर लेक्चर देख लोगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। वैसे आज हम लोग शासक के बारे में बात करेंगे जो वहां पर शासन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करने से एक फायदा होगा कि आप कनेक्ट हो जाओगे पीछे से। देखो क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था एमबीटी का, और एमबीटी का शासनकाल जो था उसी समय एमबीटी के शासनकाल में ही साउथ की तरफ जब कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं तो कृष्णा नदी जो है उसके कृष्णा नदी के नीचे साइड में आपका विजयनगर का साम्राज्य आता है और उसके ऊपर बहमनी साम्राज्य आता है। क्लियर था इतना पॉइंट? और दिल्ली सल्तनत में कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है। इसी समय जब ये साम्राज्य चल रहा होगा तो पश्चिम की तरफ से एक आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा पश्चिम से? बाबर का। पश्चिम साइड से आएगा ना बाबर 1526 में, तो लगभग इनका साम्राज्य चल रहा है, तभी वो आक्रमण हो जाएगा बाद में। और फिर साउथ की तरफ जो कालीकट है केरल में, वो उधर आपका आ जाता है कौन? पुर्तगाली आ जाते हैं। वास्को डिगामा पहुंचता है 1498 में, और फिर धीरे धीरे ये लोग कॉलोनी वगैरह बसा लेते हैं और समुद्री व्यापार पे पूरा अधिकार हो जाता है पुर्तगालियों का। पूरा समुद्री व्यापार सब इनके हाथ में आ जाता है। तो होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक कोई विद्रोही रहता है, वो भाग करके पहुंच जाता है किसके पास? विजयनगर साम्राज्य की तरफ। तो एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये लोग क्या थे? सामंत थे काकतीय वंश के, और काकतीय वंश के सामंत थे। फिर धीरे धीरे इन लोगों को एक राज्य मिल गया था जिसको काम्पिल बोला गया था, जो कर्नाटक में है काम्पिल। तो काम्पिल के लोग मंत्री थे और वो विद्रोही वहीं पहुंचता है तो शरण दे देते हैं उसको। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि वो काम्पिल पे आक्रमण कर देता है। काम्पिल या काम्पली कहा जाता है कर्नाटक में, और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है काम्पली को। वहां से हरिहर और बुक्का को बंदी बनाया जाता है और वो ले जाते हैं उसको वापस दिल्ली, वहां पे एमबीटी के पास। वहां उसको इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया जाता है। फिर वहां से उनको वापस कर्नाटक की तरफ भेज दिया जाता है विजयनगर। बट जब वहां पहुंचते हैं तो वो एक गुरु से मिलते हैं जिनका नाम था विद्यारण्य, विद्यारण्य गुरु। और इनके प्रभाव में आकर ये फिर से हिंदू बन जाते हैं और फिर मिल करके ये लोग तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर की स्थापना करते हैं जो है विजयनगर। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये लोग उस विजयनगर की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो ये चीज थी। अब जैसे ही इसकी स्थापना हो जाती है तुंगभद्रा नदी के किनारे, आपको हमने दिखाया है कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना, फिगर दिखाया था पिछली बार। तो तुंगभद्रा नदी के लिए चलो एक बार और दिखा देते हैं ताकि पिक्चर थोड़ा क्लियर रखा करो आप लोग, नहीं तो दिक्कत होगी फिर समझने में। एक बार और दिखा देते हैं, जरा देखो कहाँ पर है। ये देखो पिक्चर फिर से देख लो और थोड़ा सा ध्यान रखना इसको बार बार, क्योंकि नहीं दिखाएंगे। ये कृष्णा नदी है, ये रही कृष्णा नदी। ठीक है। और नीचे जो है ये है तुंगभद्रा, ये है तुंगभद्रा। दोनों जाकर के मिल रही हैं एक पॉइंट पर, ये पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है। तो ये कृष्णा ऊपर से आ रही है और तुंगभद्रा ये नीचे से जा रही है। बीच का जो क्षेत्र है वो है दोआब का क्षेत्र। ये जो रायचूर वगैरह का क्षेत्र पड़ रहा है ये दोआब का क्षेत्र है। ठीक है। एक ऊपर है, देखो ये गोदावरी ये आ रही है, गोदावरी, और यहाँ से कृष्णा जा रही है यहाँ, ये। तो ये भी आपका एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ये बहुत है, ये जो डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर आकर के दोनों नदियां, तो ये डेल्टा क्षेत्र है और ये बहुत उपजाऊ है, या कछार का क्षेत्र कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है इधर का क्षेत्र, इधर का जो है आपका कोंकण वाला जो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज समझना है आपको केवल। तो बार बार जब शब्द आएंगे तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, माइंड में पिक्चर को क्लियर कर लेना जब भी हम वो शब्द बोलेंगे। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने स्थापित किया। ठीक है। हुआ। अब इस पर होता है 4 वंशों का शासन। विजयनगर पे 4 वंश शासन करते हैं। पहला वंश संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलुव वंश, और चौथा अराविडु वंश। बताओ कौन कौन सा? याद हो गया होगा। चलो हम दिखा देते हैं। इधर देखो सभी, देखो जरा। ये 4 वंश हैं, संगम, चालू, टुलु और अराबिडु। 4 वंश याद कर लो। संगम,
तुलु, तुलु, अराबीडु। तो संगम वंश की जो राजधानी है वो है अनेगोंडी, याद कर लेना आप लोग। संगम वंश की जो राजधानी है वो है अनेगोंडी, ठीक है। और सालू वंश की जो है विजयनगर। बाद देखो, अनेगोंडी संगम वंश की राजधानी थी, लेकिन बाद में ये विजयनगर हो जाती है, ठीक है ना। शुरुआत में रहती है, बाद में विजयनगर हो जाती है। फिर तुलु वंश की जो राजधानी है वेनुगोंडा या पेनुगोंडा भी कहते हैं इसको, और अराविडु वंश है चंद्रगिरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे विजयनगर पे कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंशों ने शासन किया था। पहला आया था संगम वंश, फिर आया था आपका सालू वंश, फिर आया था तुलु वंश, और फिर आया था अराविडु वंश। अच्छा, डेट याद रखोगे तो एक फायदा होगा कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो 1336 से 1485, धीरे धीरे याद कर लेना, ये जो डेट है वो आपकी किसकी है, संगम की। सालू वंश की आपकी है 1485 से 1505, सालू की है आपकी 1505 से 1570, और फिर अराविडु की है 1570 से 1652। देखो ये 1652 दिया जाता है, बट ये और आगे तक चलता है, धीरे धीरे घिसटते घिसटते, मतलब खत्म तो ये पहले ही हो चुका था, बट कोई एक आध शासक रहे हैं जो थोड़ा बहुत जगह पे राज करते रहे, ठीक है। तो ये 4 हैं मेन। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत इसमें? 4 वंश का क्लियर हुआ। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कुछ जो इसका पीडीएफ है वो अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं ताकि आप देख सको, है ना। तुम जरा व्हाट्सएप पे भेज दो उसे। एक, ठीक है, तो हमने इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भेज दिया है, ठीक है, अभी जो नोट्स है। तो आप इसको देख सकते हो जब जरूरत पड़ेगी तो 4 वंश हो गए। अच्छा, अब आते हैं हम इस पे, अब जो शासन होगा उसके बारे में। अच्छा, एक बात समझना, थोड़ी सी कहानी समझा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए, है ना। नोट्स तो खैर है ही आपका, आप पढ़ लेना उससे। तो पॉइंट क्या है कि जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और इसको करते हैं हरिहर और बुक्का, 2 भाई, हरिहर और बुक्का। वैसे तो 5 भाई थे, लेकिन उसमें से 2 मेन थे, हरिहर और बुक्का, उन लोगों ने मिलकर के इसका किया था। अच्छा, अगली बात इसमें यह है कि जैसे ही ये स्थापना होती है दक्षिण में, उस समय दक्षिण में ही और राजवंश चल रहे हैं। तो समझना जरा, एक चल रहा है मैसूर में, तो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। मैसूर बहुत बड़ा महल आज भी है वहाँ। तो मैसूर अगर कभी घूमने का मौका मिले तो मैसूर में राजवंश है, मतलब उस वक्त, और आज भी दशहरा के समय वहाँ के जो राजा वो हाथी वगैरह पे निकलते हैं। और महल पे अभी इतना अच्छा सजाया गया, 96,000 बल्ब लगे हुए, 96 बाहर पूरा बहुत अच्छा है, सामने बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप का है। तो मैसूर का महल बहुत फेमस है, ठीक है, साउथ में। और भी अच्छी जगह है वहाँ पे घूमने के लिए कई सारी। तो मैसूर में होयसल राजवंश चल रहा था, होयसल। तो होयसल राजवंश था मैसूर में, और मदुरै में भी शासन था, वहां का भी एक शासक था। तो जब ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है तो इनके प्रतिद्वंदी जो रहते हैं वो मैसूर के रहते हैं, और ये सब साउथ की बात हो रही है, मैसूर और मदुरै के। तो मैसूर और मदुरै तो पहले तो इनको साउथ का जीतना है, तब तो ये बहमनी की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले इन्होंने होयसल राजवंश को हराया, मैसूर के राजवंश को। अच्छा, इन्होंने हराया क्या, वो असल में मदुरै ने, मदुरै वाले राजाओं ने उसको जीत लिया था। तो फिर वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गए थे, तो हरिहर बुक्का वगैरह जो थे उन लोगों ने होयसल को मिला लिया था अपने उसमें। फिर कुछ समय आगे चल करके मदुरा को भी इन्होंने जीत लिया था। तो 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई है, 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई है, ठीक है। और 1377 तक जो साउथ का एरिया है, कृष्णा नदी के नीचे का, वो पूरा एरिया विजयनगर साम्राज्य में मिल चुका है 1377 तक। तो 1377 तक ये पूरा साम्राज्य जो है विजयनगर का साउथ तक कवर हो चुका है। जबकि ये बना कहाँ था, पहले तुंगभद्रा नदी के किनारे, और कुछ समय के 40 साल के अंदर अंदर ये पूरा साउथ को कवर कर लेता है। अब जब ये पूरा साउथ को कवर कर लेता है तो अब सीधी सी बात होती है कि अब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे भाई, कृष्णा नदी के ऊपर की तरफ। और कृष्णा नदी के ऊपर कौन बैठा है, बहमनी बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही आप साउथ के पास बहमनी की तरफ बढ़ोगे तो लड़ाई तो होनी होनी है।
अब बहमनी ताकतवर है, ठीक है, तो यही दोनों के बीच पूरा युद्ध चलता रहेगा। बहमनी के बीच एक और है कि एक ये मुस्लिम शासक है जबकि नीचे हिंदू शासक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़ाई होगी होगी इन लोग की। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक दोनों साम्राज्य रहेंगे। तो पहले युद्ध होता है इनका दोआब के क्षेत्र के लिए। दोआब का क्षेत्र कौन सा था? तुंगभद्रा और कृष्णा का दोआब का क्षेत्र था, जो रायचूर वाला था, ठीक है। तो इसके लिए पहले लड़ाई होती है, फिर बाद में लड़ाई होती है कृष्णा और गोदावरी के लिए, जो ऊपर का क्षेत्र था। तो कृष्णा और गोदावरी के लिए कितने लोग प्रतिद्वंदी हैं? देखो, एक वारंगल है, तेलंगाना वाला क्षेत्र वारंगल जो उधर पड़ रहा था। एक रेड्डी है जो आंध्र प्रदेश के साइड में रहते हैं, रेड्डी लोग। अगर आंध्र प्रदेश में देखो तो रेड्डी लोग ज्यादा मिलेंगे, तो वो उधर के शासक थे, वारंगल के शासक थे, रेड्डी शासक थे। उड़ीसा के भी कुछ शासक उस पर अधिकार करना चाह रहे थे, और इधर बहमनी भी चाह रहा था, इधर विजयनगर, मतलब ढेर सारे लोग उसी को चाह रहे थे कि ये सब कृष्णा गोदावरी मिल जाए हमें, क्योंकि पोर्ट था और बहुत उपजाऊ था वो, ठीक है। ये इतनी कहानी चल रही है। अब आपको हम क्रम से बताते हैं। 1336 में हरिहर गद्दी पे बैठता है, हरिहर वन। 1336 में हरिहर वन गद्दी पे बैठता है और 1356 तक शासन करता है। तो 1336 से 1356 तक हरिहर वन, ठीक है, ये गद्दी पे बैठता है, सिंहासन संभालता है। और इसी समय जो दोआब का क्षेत्र था, रायचूर, रायचूर का जो क्षेत्र था, उसको जीत लिया था बहमनी के सम्राट ने। बहमनी का जो सम्राट था, बहमन शाह, हसन गंगू भी जिसे कहते हैं, उसकी कहानी हम बताएंगे आपको। तो जिस समय 1336 से 1356 है, इस समय हरिहर का शासन चल रहा है, और रायचूर जो दोआब का क्षेत्र है, कृष्णा और तुंगभद्रा का, उस पर अधिकार कर लिया था बहमन शाह ने, ठीक है, जो बहमनी साम्राज्य का शासक था, ठीक है। और जब हरिहर वन के बाद उसका भाई बुक्का बैठता है, बुक्का वन, हरिहर की मृत्यु हो जाती है या हट जाता है वो 1356 में, मृत्यु ही हो जाती है। तो 1356 के बाद फिर वो शासक बैठता है बुक्का वन। तो बुक्का वन जब बैठता है गद्दी पर, तो ये 1356 से लेकर 1377 तक शासन करता है। 1356 से 1377 बुक्का बैठता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही वो बैठता है, बुक्का सोचता है कि मैं भी बढ़ाऊंगा आगे। फिर वही दोआब का क्षेत्र, वही मेन था जो जिसके लिए लड़ाई होती थी, तुंगभद्रा और कृष्णा का। तो बुक्का ने क्या किया? अच्छा, बुक्का ने अपने बेटे को, उसका एक बेटा था, मतलब बेटे तो थे और भी, लेकिन बुक्का ने अपने एक बेटा जिसका नाम था कुमार कंपन, तो नोट्स में है ये सब, ठीक है। कुमार कंपन को उसने दक्षिण में भेजा था मदुरई जीतने के लिए। मदुरा, देखिए समझिए जरा, हमने कहा ना कि 1377 तक पूरा दक्षिण भारत इसके हाथ में आ चुका था। तो शासन किसका चल रहा है? बुक्का का चल रहा है। क्यों चल रहा है बुक्का का? क्योंकि 1356 से 1377 कौन बैठा हुआ है? बुक्का वन बैठा हुआ है। तो जब दक्षिण का पूरा साम्राज्य जीता गया है, तो उस समय बुक्का शासन पर है। तो बुक्का ने असल में अपने बेटे को, कुमार कंपन को, दक्षिण जीतने के लिए भेजा था मदुरा को। वो मदुरा को जीत लेता है। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इसलिए बता रहे हैं इसे। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी जो, उसकी कौन पत्नी थी जिसने मतलब मदुरा जीतने पर एक पुस्तक लिखी है, मदुरा विजयम, ऐसा। तो उसकी एक पत्नी थी कुमार कंपन की, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो असल में जब बुक्का वन ने अपने बेटे कुमार कंपन को भेजा था, तो जब वो मदुरा जीत के आता है, तो उसकी वाइफ है गंगा देवी। तो गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी उस मदुरा विजय पर अपने पति के लिए, और मदुरा विजयम नाम से। तो ये क्वेश्चन आता है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। क्या किसने लिखी है? तो गंगा देवी ने लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? मदुरा विजयम लिखी है। और किसके लिए लिखी है? तो अपने पति कुमार कंपन के लिए, जब वो जीत के आता है मदुरा। कुमार कंपन कौन है? बुक्का वन का बेटा है। तो ये साउथ की बात चल रही थी। तो एक पॉइंट क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इसलिए आपको हमने बता दिया। आते हैं बहमनी के साथ। तो बहमनी के साथ क्या होता है कि जब बुक्का वन रहता है गद्दी पर, तो 1367 में, 1367, 1367 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1367 में कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब में एक क्षेत्र था, मुदगल। मुदगल नोट्स में सब लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये मुदगल वाला ना लिखा हो, है ना? हाँ, शायद मुदगल वाला नहीं लिखा है, या फिर एक लाइन में लिखा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि छोड़े होंगे, जरूर लिख दिए होंगे, बट हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो जब ये कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब का क्षेत्र रहता है, तो वहां पर बुक्का वन आक्रमण कर देता है मुदगल पर। मुदगल पर जो दोआब का क्षेत्र था, उस पर बुक्का वन आक्रमण करता है।
ये जो मुदगल था एक्चुअल में ये बहमनियों के हाथ में था, पहले बहमनी के हाथ में था ये, ठीक है। तो ये मुदगल पर आक्रमण करता है और पूरा तहस नहस कर देता है, उस किले को जीत लेता है मुदगल को, जो द्वाब के क्षेत्र में था, सबको मार देता है। बुक्कावन जब पहुंचता है वहां पर, सबको मार देता है, केवल एक आदमी को छोड़ता है बस। और वो भी एक आदमी को इसलिए छोड़ता है ताकि वो जा करके बहमनी साम्राज्य को ये बता सके कि मैंने इसको जीत लिया है और कितना मैं ताकतवर हूँ, बस इसलिए उसको एक को छोड़ दिया था। वो पहुंचता है, जो जिसको छोड़ा था मुदगल को जीत करके, तो वो पहुंचता है बहमनी शाह के पास। बहमनी नहीं, असल में अब दूसरा शासक चल रहा है यहाँ पर, बहमनी साम्राज्य चल रहा है और शासक बदल चुका है। अब यहाँ पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे अभी आपको। तो अब शासक बदल चुका है। देखो, जैसे जैसे विजयनगर में शासक बदलेंगे वैसे वैसे बहमनी साम्राज्य में बदलेंगे। जैसे जब हरिहर वन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, जब नीचे पहुंचोगे हरिहर दुती तो वहां पे कोई और बैठेगा, ठीक है। तो वो आपस में अलग अलग शासक बैठे, दो साम्राज्य चल रहे हैं और शासक बदलते रहेंगे सब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको आपको एक दो बार और रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये बुक्कावन ने मुदगल पे किया, सबको मार दिया, तो वहां पर शासन चल रहा था मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह वन का बहमनी साम्राज्य ऊपर। बहुत गुस्सा होता है मोहम्मद शाह, बहुत गुस्सा होता है भयंकर तरीके से। मतलब तुमने इतना कत्या मचा दिया है और ये सब। उसने अपनी तलवार निकाली, कहा ऐसा जाता है, जो उसके समकालीन लेखक हैं, कि उसने अपनी तलवार निकाली और उसने कसम खाई कि बहमन जो मोहम्मद शाह है, कि मैं जब तक 1 लाख हिंदुओं को नहीं मार दूंगा तब तक मैं तलवार म्यान में नहीं डालूंगा, ये लिखा हुआ है। तो उसने ये कसम खाई इस चीज पर, जब उसने बुक्कावन ने मतलब तबाही मचाई थी, और इस तरह से कसम खा के और वो फिर वो आक्रमण करता है विजयनगर पर। विजयनगर के राजा को हरा दिया जाता है, भयंकर तबाही मचाई, जिसकी कल्पना करना भी है, सबको मार दिया जाता है, बच्चे औरत बूढ़े सैनिक तो मारे ही जाते हैं। बस केवल राजा नहीं पकड़ में आता, जो विजयनगर का था, राजा बच जाता है और राजधानी पे ये अधिकार नहीं कर पाते, दो चीजें नहीं हो पाती हैं, बाकी सबको मार दिया जाता है। बहुत बहुत बड़ी तबाही होती है, भयंकर। तो मोहम्मद सब जब वहां पहुंचता है तो बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाता है और राजा भाग जाता है। राजा जो था विजयनगर का वो भाग जाता है। तो मुदगल जो है वो इनके अधिकार में आ गया, मुदगल को जीत लिया इन लोगों ने, बहमनी साम्राज्य ने, मतलब मोहम्मद शाह ने, ठीक है। तो मोहम्मद शाह ने इस पर आक्रमण कर लिया है और जीत लिया इसको, ठीक है। तो ये एक कहानी चल रही है बीच में 1367 में। इसी के बाद इन लोग के बीच संधि होती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन हम लोगों के चक्कर में पूरी जनता मर रही है, क्योंकि जब हम लोग करते हैं तो हम लोग पूरे शहर को तबाह कर दे रहे हैं। तो इन लोगों ने संधि की कि ऐसा करेंगे कि वो जो असहाय लोग हैं, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है, उसको कोई नहीं मारेगा, ना आप मारिएगा ना हम मारेंगे। हाँ, लड़ाई हो रही है सैनिकों के बीच तो हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो जनता है उसको नुकसान कम पहुंचाया जाए। तो थोड़ी कम मात्रा में तबाही इसके बाद होती है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें चल रही हैं। अब ये हम बता रहे हैं इस तरह से नहीं, आप अंदाजा लगा के देखो कि जब पूरे शहर को जला दिया जाता होगा, टाउन खत्म हो जा रहे होंगे, औरत बच्चे सब मारे गए हुए होंगे सब सड़कों पर, तो कल्पना करना मुश्किल है कि अब 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख लोग आपके शहरों में गिरे पड़े लोग हैं, तो क्या मतलब स्थिति होगी उस समय की। तो इस तरह की चीजें चल रही थी उस समय। ये बात चल रही थी बुक्कावन की, बुक्का के समय की, ठीक है। 1377 के बाद अगला शासक बैठता है हरिहर द्वितीय। हरिहर वन पहले बैठा हुआ, फिर बुक्कावन बैठा हुआ, अब आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का शासन काल है 1377 से 1404 तक। तो 1377 से 1404 तक विजयनगर साम्राज्य पे बैठा है हरिहर द्वितीय, ठीक है। हरिहर द्वितीय रहता है। तो हरिहर द्वितीय भी इधर करता है, उधर भी शासक बदल जाता है, बहमनी साम्राज्य में भी शासक बदल जाता है। जब इधर हरिहर द्वितीय बैठता है तो उधर वो भी बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी समय क्या होता है कि जब ये चीजें यहाँ चल रही थी दोआब में, तो एक और चीज चल रही है कृष्णा गोदावरी के उधर, जो ऊपर वाला क्षेत्र है। देखो समझते जाना थोड़ा सा, क्योंकि कई सारी चीजें चल रही हैं इसमें, तीनों क्षेत्र हमने इसीलिए बताया था आपको। तो ये तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का चल रहा है। अभी एक क्षेत्र ऊपर बचा हुआ है कृष्णा और गोदावरी का, वो जो क्षेत्र है डेल्टा वाला, जिधर वो रेड्डी लोग बैठे हुए हैं, वारंगल और ये हैं। उसी समय जो शासक है ये बहमनी साम्राज्य का, मोहम्मद शाही था उस समय, मोहम्मद शाह की बात कर रहे हैं उसी समय की। तो उस समय ये क्या करता है कि वारंगल पे आक्रमण कर देता है मोहम्मद शाह। जब ये इधर दोआब का क्षेत्र जीता था, मुदगल वगैरह,
उधर भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो वारंगल को जीता उसने, वारंगल का किला जीत लिया था। वारंगल पे करके गोलकुंडा जीता था, याद रखिएगा, गोलकुंडा जीता था। एक किला जीता था कोलस, और एक जीता था गोलकुंडा, जो बार बार नाम आपको आएगा, गोलकुंडा। और जब उसने ये जीता था वारंगल से, गोलकुंडा, गोलकुंडा और कोलस का किला जीत लिया था। तो इसको जीतने के बाद वारंगल के जो शासक थे, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले क्षेत्र की। विजयनगर वाला काम खत्म हो चुका है मोहम्मद शाह का, भाई विजयनगर वाले के साथ मुदगल जीत चुका है वो लड़ाई करके। ठीक है, तो ये ऊपर की बात हो रही है, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र की। तो उधर भी आक्रमण किया था मोहम्मद शाह ने, तो गोलकुंडा जीत लिया था और कोलस का किला जीत लिया था। ठीक है, संधि होती है वारंगल के शासक से, देखो विजयनगर के साथ हो चुकी है। ठीक है, वारंगल के शासक से संधि होती है, तो वारंगल के शासक से संधि होती है, तो वारंगल का शासक इसको एक सिंहासन देता है। ध्यान रखना, इसको तख्ते फिरोजा कहते हैं, इसको तख्ते फिरोजा। तो एक सिंहासन देता है तख्ते फिरोजा, बहुत ज्यादा उसमें मणि, डायमंड, मतलब जो भी समझ लो, हीरे जवाहरात सब जड़े थे उसमें। वो सिंहासन देता है वारंगल का शासक। दक्षिण भारत बहुत अमीर था, बहुत सोना ही सोना। आज भी देखो वहाँ की जो स्त्रियां हैं, वो भैया महंगी साड़ियां ही पहनती है, छोटे मोटी चीजें नहीं पहनती। और साड़ियां पहनेंगी तो उनका केवल बस वही बनारसी साड़ी, और जो बहुत महंगी महंगी आती है वो, ऊपर से गहने से लदी होंगी ये लोग, पूरा हर तरह से गहना पहन लेती है, सब शौक है। तो साउथ पहले से ही आपका अमीर चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने तख्ते फिरोजा दिया। ठीक है, असल में ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, लेकिन वहां से कुछ बनता नहीं है, तो उससे पहले ही मतलब बहमनी रहता है, तो बहमनी में लोगों को दे देता है, मोहम्मद शाह को मिल जाता है तख्ते फिरोजा। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मुगल काल के समय एक बहुत फेमस सिंहासन है जिसका नाम है मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते हाउस भी कहा जाता है, ये मुगल काल का। बताइए कौन से शासक ने इसको बनवाया था और किसने इस पे बैठना शुरू किया था? एनीवन? तख्ते हाउस मुगल काल के समय, जब अकबर के बाद के समय की बात होगा, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, इस मुगल काल के समय तख्ते हाउस मयूर सिंहासन था। अरे तुम लोग यार, क्या आंसर देते हो। अरुण ने दिया है शाहजहां, शाहजहां, राफिया ने शाहजहां दिया है, पिंकी। अच्छा, बाकी लोग शेरशाह सूरी, एकदम में खत्म हो कहा तुम लोग। शेरशाह सूरी को तुम सिंहासन पे बैठा रहे हो, हैं? तो शाहजहां है, शाहजहां बैठा था, शाहजहां ने बनवाया था तख्ते हाउस। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग सिंहासन है। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा जड़ा था उसमें, मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा था, जिसको वारंगल के ही शासकों ने दिया था। अगर याद हो, काकती वंश में बहुत पहले, काकती वंश ने ही मतलब उस सिंहासन को मतलब कोहिनूर हीरा को दिया था बहुत पहले, दूसरे शासकों को। तो जो फिर वो वहां ले जा करके वहां पहुंचे थे, तो मुगल काल में शाहजहां ने उसको मयूर सिंहासन में जड़वा लिया था। ठीक है, तो शाहजहां था। तो ये तख्त फिरोजा है, ये अलग है, ये तख्त फिरोजा है। तो ये भी सिंहासन लगभग है, काफी सजा हुआ है। तो ये दिया जाता है मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह वन को, जो बहमनी साम्राज्य का है। तो इस तरह से संधि हो जाती है, तो दोनों तरफ संधि होती है, विजयनगर के साथ भी संधि हो जाती है, मुदगल वगैरह उनका अधिकार हो जाता है। उधर ऊपर वारंगल का गोलकुंडा जीत लिया था बहमनियों ने, और कोलस का किला। तो बहमनी काफी शक्तिशाली चल रहे हैं इस समय, हर तरफ से वो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज चल रही है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सब मुगल शासक कौन था? इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब को तो सिंहासन मिला ही नहीं था भाई, औरंगजेब तक तो सिंहासन बचा ही नहीं। नहीं, औरंगजेब नहीं, औरंगजेब के बाद तक रहा है ये, हाँ, औरंगजेब के बाद तक रहा है ये, बहुत बाद में गया है ये। हमें लगता है औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई है। हाँ, ये रहा है, औरंगजेब के समय रहा है। ठीक है, और औरंगजेब के समय तक रहा है, उसके आगे भी रहा है ये, उसके आगे भी शासक आए हैं तब भी ये रहा है। ठीक है, ये औरंगजेब के बाद आएंगे शासक,
बहादुर शाह आएगा, फिर मोहम्मद शाह वगैरह। एक शासक आएगा तीसरा या चौथा, औरंगजेब के मरने के बाद करीब चौथे नंबर पे एक शासक रहेगा उत्तर मुगल काल में, जब विघटन चल रहा है। मोहम्मद शाह आएगा नाम से, ये मोहम्मद शाह नहीं, बहमनी वाला नहीं। उधर भी एक आएगा मोहम्मद शाह मुगल काल में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद काफी समय बाद तीसरे या चौथे नंबर पे शासक आएगा मोहम्मद शाह। और उसी समय आक्रमण होगा नादिर शाह का। नादिर शाह का आक्रमण होगा, जब अफगानिस्तान से आकर के आक्रमण करेगा नादिर शाह, और नादिर शाह इस सिंहासन को ले जाएगा, मयूर सिंहासन। तो ध्यान रखिएगा, नादिर शाह का जब आक्रमण होगा तब ये सिंहासन को उठा ले जाएगा, और उस पर लास्ट बैठने वाला शासक है मोहम्मद शाह वन, सॉरी मोहम्मद शाह। ये वाला मोहम्मद शाह नहीं, ये मोहम्मद शाह। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है, एक ही नाम से तो कई सारे लोग उपाधि ले लेते थे, पूरा इतिहास गड़बड़ा दिया इन लोगों ने। पता चलता है 4 नासरुद्दीन है, पता चला मोहम्मद शाह के नाम से 3-4 लोग हैं। अब उसमें पढ़ते रहो तुम कौन सा मोहम्मद शाह किधर था, जरा सी कंफ्यूजन हुई तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो मोहम्मद शाह है ये मुगल काल में, और एक मोहम्मद शाह वन जो हम बात कर रहे हैं, ये आपके बहमनी की बात कर रहे हैं, दोनों है मोहम्मद शाह। तो एक के समय में तख्ते फिरोजा दिया गया है, और एक के समय में मयूर सिंहासन चला गया है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो एक के समय में मयूर सिंहासन चला गया है, और एक के समय में तख्ते फिरोजा आया है। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं, ये बात हम आगे करेंगे। चलिए जब तक हम इन चीजों को बात कर लेते हैं, देखते हैं जरा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके यहाँ की, देखिए जरा सभी। तो संगम वंश की बात हमने की, हरिहर वन गद्दी पे बैठा है 1336 से 1356, ठीक है। बहमनी साम्राज्य से संघर्ष शुरू हुआ, तो जो बहमन शाह था उसने रायचूर को जीत लिया था, दोआब क्षेत्र, ये हमने आपको बताया था हरिहर वन के समय। फिर गद्दी पे कौन बैठता है, बुक्का वन कौन है, उसका भाई है। तो बुक्का वन गद्दी पर बैठता है 1356 से 1377, ठीक है, जिसने कुमार कंपन को मदुरा को जीता था इसके बेटे ने, और इसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम लिखी, ठीक है, ये कंप्लीट है। अच्छा, इसी को एक उपाधि दी गई है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ध्यान रखिएगा ये क्यों, असल में इन लोगों ने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। तो क्योंकि मुगल सल्तनत चल रही है, उधर दिल्ली सल्तनत से चल रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया था कि बहुत ज्यादा हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया था, इस वजह से इसको एक उपाधि दी गई थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है। और बुक्का के समय में ही बुक्का ने क्या किया था, बुक्का ने ही वो आक्रमण किया था 1367 में, 1367 में ही आक्रमण किया था, कहाँ पर, मुदगल पर, मुदगल जो दोआब क्षेत्र था, और भयंकर कत्लेआम मचाया था। जिसके बाद इस पर वापस किसने जीत लिया था, मोहम्मद शाह ने। बहमनी का जो साम्राज्य था मोहम्मद शाह वन, इसने आक्रमण करके फिर मुगल को जीत लिया था, ठीक है। और एक युद्ध हुआ था, उसको कहते हैं अदौनी का युद्ध। जब ये मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया था ना, तो उसे कहते हैं अदौनी का युद्ध। नोट्स जो हमने भेजा है उसमें सब है, ठीक है। अदौनी का युद्ध हुआ था, अदौनी का युद्ध। तो इसमें मुगल पे इसने अधिकार कर लिया था। अच्छा, एक याद रखिएगा, ये अदौनी का युद्ध ही पहला युद्ध है 1367 में जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ है। अदौनी का युद्ध है जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ है, बारूद का प्रयोग, अदौनी का युद्ध। किसके समय में, बुक्का के समय में। समझिए जरा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बता रहे हैं, एक पॉइंट जरा याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों को, आधे से ज्यादा लोग को पता है कि बाबर जब आया था और जब उसने युद्ध किया था, तो बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था। जो लोग पढ़े होंगे कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था और बारूद का प्रयोग किया था। तो कहा जाता है कि सबसे पहले ये नहीं, सबसे पहले साउथ में ये प्रयोग हो चुका था 1367 में, और बाबर आया है बहुत बाद में 1500 में। तो याद रखिएगा, भारत में बारूद का प्रयोग होता था, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाबर लेके आया था। तो जो इतिहास पढ़े हो उसको थोड़ा सुधार लेना। बाबर बहुत बाद में आया, इससे पहले साउथ में किया जा चुका है, बारूद का प्रयोग हो चुका है अदौनी के युद्ध में। तो अदौनी का जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद शाह वन, जो बहमनी साम्राज्य का था मुस्लिम शासक, और जो विजयनगर के सम्राट थे बुक्का वन, दोनों लोगों ने प्रयोग किया था बारूद का, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में बारूद का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन है, और उसमें बाबर भी है और उसमें मोहम्मद शाह भी है, तो मोहम्मद शाह वन आंसर होगा।
नहीं अगर मोहम्मद शाह तो बाबर करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा, अगर वो क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि उत्तर भारत में बारूद का तोपखाने का प्रयोग करने वाला है तो बाबर है, और कहे कि अगर दक्षिण भारत में तो मोहम्मद शाह, लेकिन अगर पूरे भारत में पूछे तो ध्यान रखिएगा कि आंसर अगर उसमें मोहम्मद शाह है तो वो आंसर होगा, नहीं है तो बाबर होगा। बस सिंपल सी बात इतनी सी है, ध्यान रखिए। तो अदौनी के युद्ध में ये प्रयोग हो चुका है, याद रखिएगा, बुक्का वन से जब लड़ाई हुई है। तो बारूद का प्रयोग दीपावली में होता है, गधई हो काबिल, तो दिवाली तो मनाई गई थी। चलो, तो यहाँ पर बात हो गई। अब देखो हरिहर द्वितीय बैठता है, हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय का शासन काल है 1377 से 1404। ये बैठा गद्दी पर, कौन है ये? बुक्कावन का पुत्र है, बुक्कावन का पुत्र है, ये गद्दी पे बैठता है। इसने एक उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की। क्लियर है? संपूर्ण दक्षिण भारत, आपको बताया ना कि संपूर्ण दक्षिण भारत ये पूरा हरिहर द्वितीय के समय आ चुका था इस समय। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या थी कि इस समय इसने ये जीत लिया था, ये बहुत ये बहमनियों के पास था और इसको इसने जीत लिया था। बेलगाम और गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेलगाम और गोवा को किसने जीत लिया था? तो हरिहर द्वितीय ने जीत लिया था इसको। ये एक पोर्ट है गोवा वाला, तो जो था व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय ने इसको जीत लिया था, इंपॉर्टेंट। ये बात कब की चल रही है? जब बहमनी का अधिकार कहाँ हो चुका है? बहमनी का अधिकार गोलकुंडा पर हो चुका है। तो जब बहमनी का अधिकार गोलकुंडा पर हुआ है, ठीक है, उसी समय विजयनगर का जो हरिहर द्वितीय है उसका अधिकार हुआ है आपका किस पर? उसका अधिकार बेलगाम और गोवा पर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देवराय वन बैठता है, अब गद्दी पे कौन बैठता है? देवराय वन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देवराय वन, याद रखिएगा। 1404 से 1422, देवराय वन वेरी इंपॉर्टेंट। देवराय वन के समय जो शासक है बहमनी का, वो है फिरोज शाह। याद कर लो जरा इसे, अभी याद कर लो, 2-3 बार पढ़ो। ये है 1397 से 1422 तक। ठीक है, जब विजयनगर पे कौन बैठा हुआ है? देवराय वन बैठा हुआ है। जब विजयनगर पे देवराय वन बैठा हुआ है तो बहमनी साम्राज्य में कौन बैठा हुआ है? फिरोज शाह बैठा हुआ है। याद करो कौन बैठा हुआ है? फिरोज शाह बैठा हुआ है। इसकी कहानी हम अभी आपको बताएंगे, बस अभी याद कर लीजिए कि फिरोज शाह बैठा हुआ है 1397 1422। ठीक है, अच्छा, ओके। अब देवराय वन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो तुंगभद्रा नदी पे इन्होंने एक बांध बनवाया था और वहां से नहर निकाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाया था? ठीक है, अच्छा। इन्हीं के समय एक यात्री आया था इटली का, और वो इटली का यात्री जो है उसका नाम याद करना है आपको, निकोलस कोंटी या निकोलो कोंटी। देवराय वन के समय ही एक यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कोंटी। ठीक है, तो ये बातें हुई। तो अब समझना इसको जरा कैसे। विजयनगर साम्राज्य पे कौन बैठा हुआ है? देवराय वन बैठा हुआ है। देवराय वन जो बैठा हुआ है इसका शासन काल है 1422 तक, 1404 से 1422 तक। बहमनी में कौन बैठा हुआ है? इस देवराय वन के समय बहमनी में कौन बैठा हुआ है? फिरोज शाह। कौन बैठा हुआ है? फिरोज शाह। उसका शासन काल है 1397 से 1422। समझिए, तो इधर ये भी शासक बढ़िया है, देवराय वन भी, उधर वो भी है, फिरोज शाह भी अच्छा शासक है। और देवराय वन का पॉइंट तो याद कर लीजिए, जो एग्जाम के लिए सीधा सीधा हमने बता दिया, नहरें निकालना, तुंगभद्रा नदी बांध बनाना, इसका मेन काम था। इसके समय में एक इटली का यात्री आया था, निकोलस कोंटी। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीनों याद कर लो देवराय वन के समय में। चला कहानी समझाते हैं। फिरोज शाह जब वहां बैठता है और देवराय जब इधर बैठता है तो लड़ाई होती है, फिर वही दोआब के क्षेत्र को लेकर, दोआब के क्षेत्र को लेकर फिर लड़ाई होती है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के। और जैसे ही लड़ाई होती है यहाँ पर फिरोज शाह हरा देता है, देवराय वन को फिरोज शाह हरा देता है। फिरोज शाह हरा देता है और इसमें फिर शांति के समझौते के लिए जो देवराय वन है वो अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से कर देते हैं, और दहेज में दोआब का एक क्षेत्र रहता है बांकापुर, उसको भी दे देते हैं। समझिए, मुदगल पहले जा चुका है, मुदगल वल हरिया, अब जो बुक्का था, बुक्का के समय में मुदगल जा चुका है। रायचूर कब चला गया था?
हरिहर के समय में। तो रायचूर जीत चुके थे बहमनी, मुदगल जीत चुके थे किला, बांकापुर भी चला गया। तो लगभग कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब का क्षेत्र है वो बहमनियों के हाथ में है। ठीक है, तो ये बांकापुर भी दहेज में दे दिया और अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया फिरोज शाह से। ठीक है, बहुत भव्य शादी हुई, बहुत भव्य शादी, मतलब जिसके आपको कंपेयर करना वो है, साउथ में शादी ऐसी हुआ करती थी। कहा जाता है कि जो जहां से नगर का प्रवेश था 10 किलोमीटर का, उस वहां तक पूरी कालीन बिछाई गई थी और जो भी हीरे वगैरह थे रास्ते में बिछाए गए, मखमल वगैरह सब किया गया था। और ये जो फिरोज शाह और देवराय दोनों घोड़ों से चल रहे थे उसके आगे, ये सब वहां के समय के लेखकों ने लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सम्मान मिला उसको ऐसा। ठीक है, बट ये ज्यादा दिन चला नहीं मतलब शादियां होती थी और सब कुछ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि संधि हो ही जाएगी। तो ये सब सम्मान देना ये अलग बात था। कुछ ही समय बाद देवराय ने क्या किया था, वारंगल के शासकों से समझौता कर लिया। वारंगल जो उधर गोलकुंडा वाले क्षेत्र के थे। ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा पे जब अधिकार हुआ था बहमनी का, तो उस समय तख्ते फिरोजा उनको दिया गया था, तो संधि उनकी फिरोजा से वारंगल से चल रही थी। लेकिन देवराय ने वारंगल वालों को अपने साथ मिला लिया, तो बहमनी से वो दूर हो गए और फिर इन लोगों ने मिलकर फिरोजा शाह को हरा दिया था। तो पहली बार देवराय हारा और बेटी की शादी कर दी, लेकिन इसने फिर मिल करके फिरोज शाह को हरा दिया था और फिर क्षेत्र जो था वो इसके हाथ में आ गया था, देवराय के में। अच्छा, फिरोज शाह के बारे में जान लो। शादी करने का बहुत शौकीन था, ये शादियां बहुत करता था। फिरोज शाह का एक जो भी समझ लो उसका लक्ष्य था, मुझे शादी ढेर सारी करनी है, तो बहुत सारी शादियां करता था ये। अच्छा, उनमें से ये जो देवराय वाला है ये भी है, और एक और है जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी है, जिसको बहुत मानता है। वो प्रिय पत्नी उसकी एक गोंडवाना क्षेत्र के राजा हैं, वैसे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो पॉइंट, बस समझा दे रहे हैं। गोंडवाना क्षेत्र के खेड़ला साम्राज्य चल रहा है, उसकी उनकी एक बेटी है, उसकी शादी, वो उसकी सबसे प्रिय पत्नी है, सबसे प्रिय। बट एक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बस एक हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो सब ध्यान रखा जाता है। अच्छा, ये जो फिरोज शाह है ये थोड़ा सा कला प्रेमी है, मतलब थोड़ा सा विद्वान टाइप का है, जो चीजों को सही रखता है, ज्ञानी है। क्रूर तो है सब, लेकिन ये सब ज्ञानी भी हैं। कैसे? इसकी जितनी पत्नियां थी जो अलग अलग क्षेत्र से थी और अलग अलग भाषा बोलती थी, कोई साउथ का किसी क्षेत्र का है तो अलग भाषा वाली थी, ठीक है, मुगल की थी तो अलग थी, तो कई सारी बीवियां थी और अलग अलग क्षेत्र की बोलती थी। ये इतना ज्ञानी था कि जो पत्नी जिस भाषा में बोलती थी ये उस भाषा में बात करता था। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसने कितनी भाषाएं सीखी होंगी। इसने शादियां बहुत की और जो पत्नी जिस भाषा में बोलती थी वो उसी भाषा में बात करता था। ठीक है, तो ये इस तरह का शासक था जिसने क्रूरता के साथ विद्वान भी था, ठीक है, कला प्रेमी भी है तो साहित्य प्रेमी भी था, इन चीजों को भी ध्यान रखता था ये। तो ये कहा जाता है। कहा ऐसा जाता है कि दौलताबाद जो देवगिरी है वहां पर इसने एक वेधशाला बनवाई थी, खगोल के लिए, अंतरिक्ष वगैरह के लिए जानने के लिए एक वेधशाला बनवाई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिरोज शाह ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी, दौलताबाद में बनवाई थी, देवगिरी जो पड़ता है, तो फिरोज शाह ने ही बनवाया था। बस इतनी कहानी है देवराय और फिरोज शाह की, इतना सा आप ध्यान रखिएगा। तो मेन पॉइंट इनका ये है कि लड़ाई होती है जब देवराय और इनके बीच, तो बांकापुर दे दिया जाता है और अपनी बेटी का विवाह भी देवराय कर देते हैं। और देवराय के लिए जो पॉइंट था वो आपको हमने बता ही दिया है कि नहर बांध बनवाया था तुंगभद्रा पे और नहर निकाली थी। एक यात्री आया था, कौन सा, निकोलो कॉन्टी। 4-5 पॉइंट है देवराय वन के लिए, याद कर लेना। अब गद्दी पे बैठता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय बैठता है गद्दी पर, ये बैठता है 1325 से, सॉरी अब तो 1400 चल रहा है ना, तो 1425 से 1446 देवराय द्वितीय बैठता है गद्दी पर। और देवराय द्वितीय के समय भी एक यात्री आता है फारस का, अब्दुल रज्जाक। यात्री के नाम कभी मत भूलना, याद रखना, तब भूल जाना लेकिन यात्री के नाम कभी मत भूलना, क्योंकि पूरा इतिहास इन्हीं की वजह से पता चलता है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो यात्रा का वर्णन करते हैं, जो साम्राज्य में आते हैं तो साम्राज्य के बारे में लिखते हैं। तो यात्री ही है जो चीजों के बारे में बता रहे हैं कि कौन क्या है, कहाँ है, क्योंकि ये लोग यात्रा करते थे। तो इनके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया अब्दुल रज्जाक, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक, और इसने काफी चीजें बताई हैं देवराय द्वितीय के बारे में। और इसी समय एक और कवि आए हैं, श्रीनाथ कवि, एक कवि हैं श्रीनाथ, 2 नाम याद रखने हैं। देवराय द्वितीय के समय में एक फारस का यात्री आया है अब्दुल रज्जाक, और एक तेलुगु कवि आया हुआ है जो मतलब श्रीनाथ है, श्रीनाथ एक कवि आया हुआ। 2 पॉइंट याद कर लेना। अच्छा, देवराय द्वितीय एक ऐसा शासक है जिसने अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाया। जब बार बार लड़ाई में हार रहे हैं विजयनगर वाले,
तो विजयनगर वालों ने जब देवराय द्वितीय बैठता है तो कहता है कि कोई तो रीजन है जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। तो उनको समझ में आता है कि इनके पास घुड़सवार बहुत अच्छे हैं जो बहमनी के पास। देखिए तुर्क भी इसीलिए जीते थे। तुर्क जो आए थे बाहर से, उनके पास घुड़सवार बहुत अच्छे थे। घोड़े जो है इराक, ईरान और अरबी घोड़े, बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं ये। तो उधर के जो घोड़े होते हैं वो बहुत अच्छी नस्ल के माने जाते हैं, बहुत फास्ट। और ये तो हर शासक चाहता था कि मुझे ये वाले घोड़े मिले, ईरान, इराक और अरबी साइड से। तो बहमनियों के पास वो थे और इनके पास तीरंदाज बहुत अच्छे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए देवराय द्वितीय ने 2000 मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती किया, और जो मतलब अच्छे तीरंदाज वगैरह थे तो उनको भर्ती किया और उनसे कहा कि हमारी सेना को मतलब आप सिखाइए कि घोड़े पे बैठे बैठे कैसे तीर चलाना है। ये उनकी बड़ी खासियत थी उन सबकी, इसी वजह से वो सब जीते थे। तो ये चीज करके देवराय द्वितीय ने भी अपनी सेना को मजबूत बनाया था, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। फिर ये देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर सम्राट डावाडोल, विजयनगर नहीं, ये वंश जो संगम वंश है, तो संगम वंश डावाडोल होने लगता है, खत्म होने लगता है। और इसका लास्ट शासक आता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष आता है। विरूपाक्ष बहुत कमजोर शासक था, बहुत ज्यादा दिन नहीं जिया, और उसी के बाद फिर ये वंश खत्म हो जाता है विरूपाक्ष द्वितीय के लिए। तो याद रखिएगा, संगम वंश जो पहला वंश है, इसका पहला शासक है हरिहर और इसका अंतिम शासक है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के बारे में हमने समझाया था, विजयनगर के ये बहुत बड़े देवता माने जाते हैं विरूपाक्ष, ठीक है। जो मंदिर भी है विरूपाक्ष, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे उसने शासक ने अपना नाम रखा था विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। तो ये संगम वंश खत्म होता है। चलिए आप जल्दी से लिख दीजिए संगम वंश में जितने शासक के नाम हमने बताए क्रम से। संगम वंश के जितने भी शासक के नाम बताए आप लोग जल्दी से उसका क्रम लिख दीजिए, किसके बाद कौन बैठा है, जितना भी याद आए। पिंकी ने लिखा है हरिहर वन, बुक्का वन, हरिहर टू, देवराय वन। देवराय है, ठीक है, देवराय वन, देवराय टू, हरिहर वन, बुक्का वन। बुक्का टू कहाँ से आ गया? बुक्का टू कौन कहाँ से आ गया? महिमा सही करो उसे। हरिहर, हरिहर वन, बुक्का वन, हरिहर टू, देवराय वन, देवराय टू, फिर विरूपाक्ष। देखो अभिषेक गुप्ता ने पूरा सही दे दिया है, ठीक है ना। जितने शासक के नाम बताए उन्होंने सब लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि कई लोग विरूपाक्ष नहीं लिखते हैं, विरूपाक्ष द्वितीय है वो। रफिया राफिया ने हरिहर, बल्कि नहीं, बुक्का है। हरिहर टू, फिर देवराय वन, देवराय टू, विरूपाक्ष द्वितीय, हरिहर वन। देखो वन टू जरूर याद रखना है भैया, वन टू ना भूल जाना, अब गड़बड़ा जाएगा मामला। क्योंकि ये सब ऐसे शासक हैं, इसमें कई सारे शासक आएंगे। तो जो वन टू है, तो हरिहर वन पहले है, फिर बुक्का वन है, फिर हरिहर टू आएगा, ठीक है ना, जो बुक्का वन का बेटा है। फिर देवराय वन है, देवराय टू है, बीच में कई शासक आएंगे। तो बीच में शासक आते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं, इसलिए नहीं बताया। फिर लास्ट में आपका आएगा विरूपाक्ष, ठीक है। बस वहीं से संगम खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट इसमें नहीं हुआ? चलिए आप बताइए हमको, क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे? निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में आया था? निकोलस कॉन्टी, इटली का यात्री, किसके शासनकाल में आया था? निकोलस कॉन्टी, इटली का यात्री, किसके शासनकाल में आया था? देवराय वन या देवराय टू? देवराय वन, ठीक। चलिए बताए, देवराय टू के समय जो यात्री आया था उसका नाम बताइए। देवराय टू के समय जो यात्री आया था उसका नाम बताइए। देवराय टू के समय जो यात्री आया था दरबार में, उसका नाम बताइए। देवराय टू के समय जो आया था उसका नाम बताइए। फारस का यात्री आया था ठीक है, अब्दुल रज्जाक,
ठीक है, अब्दुल रज्जाक, वेरी गुड, सही है, अब्दुल रज्जाक आया था। और ये फारस से आखिर का, चलो दोनों यात्री याद हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यही है, यही सब क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा उधर समझाते हम जरूर है कहानी कि ये है, लेकिन मेन मेन जो नोट्स में लिखा है वही आपके लिए ऑब्जेक्टिव, रट लोगे आपको आंसर मिल जाना। ठीक है, नोट्स को पूरा रट के चले जाओ, कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अच्छा, मदुरा विजय जब कुमार कंपन ने की थी, तो उस समय कौन स्त्री थी जिसने मदुरा विजयम नामक पुस्तक लिखी थी अपनी पति के लिए? बुक्का का जो बेटा था, बुक्का का बेटा था ना कुमार कंपन, से जब उसने मदुरा जीता था, तो उसकी कौन पत्नी थी जिसने मदुरा विजयम लिखी थी? गंगा देवी, वेरी गुड। तो ये संगम वंश क्लियर हुआ, ये संगम वंश चल रहा था विजयनगर साम्राज्य में, ये संगम वंश चल रहा था। ठीक है, तो संगम वंश खत्म होता है विरूपाक्ष के साथ ही। कुछ समय के लिए आएगा शालू वंश, शालू वंश ज्यादा दिन नहीं चलता। अच्छा, संगम वंश कब खत्म होता है? 1485 में। तो संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक चला है, और संगम वंश खत्म हो गया है विरूपाक्ष द्वितीय के साथ ही। अच्छा, क्या लिख रहे हो सर? क्लास खत्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल भूलोगे भाई, अगर तुम भूल रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है, ये नेचर है, इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है, भूलना बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं भूल रहे हो तो फिर तुम पागल हो चुके हो, या तो फिर दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए परेशान मत हो। ये नेचर है दिमाग का कि पहली बार जो भी पढ़ा जाता है वो पूरा 100% याद नहीं होता, तभी रिवाइज किया जाता है। तुमको हम कह रहे हैं कि हम किताब को 5 से 6 बार पढ़ते हैं, तुम क्या मतलब तुम पहली बार समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि एक बार में याद हो जाए। अगर भूल रहे हो तो तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है, परेशान मत हो बिल्कुल, ये बायोलॉजी है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या बात होती है कि ये संगम वंश खत्म होता है 1485 में, और फिर संगम वंश के बाद आता है आपका सालू वंश। तो सालू वंश जो है ये 1485 से 1505, कोई बहुत बड़ा शासक नहीं है, तो सालू वंश को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। बट याद रख लीजिएगा, इसका संस्थापक है, लिखा हुआ है उसमें, नरसिंह है, नरसिंह इसके संस्थापक हैं, और इसके लास्ट शासक है इमादी देव। खत्म, सालू वंश में कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना है तुलु वंश। तुलु वंश इसलिए पढ़ना क्योंकि आएगा कृष्ण देव राय, महान शासक विजयनगर का, सबसे प्रतापी शासक और सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। आपको इनके बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा कृष्णदेव राय से। ठीक है, तो अब सत्ता पे बैठेंगे तुलु वंश, और तुलु वंश 1505 में वीर नरसिंह देव। देखो नरसिंह अलग है, और उस नरसिंह है सालू वंश का, उसी के आगे वीर लगा दो, तो वीर नरसिंह हो जाएंगे तुलु वंश के। तो तुलु वंश शुरू हो जाएगा आपका 1505 से, और ये 1570 तक चलेगा। 1505 से 1570 तक तुलु वंश चलेगा, और महान शासक आएंगे इसके कृष्णदेव राय, वही एक शासक हैं जो महान है। और बीच में एक और आएगा, लेकिन वो महान तो नहीं है, कृष्णदेव राय के बाद वो बस बताएंगे उसको, कृष्णदेव राय मेन है। तो तुलु वंश क्लियर हुआ, तुलु वंश पढ़ेंगे अब हम लोग कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इसका टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे, उससे पहले हम कुछ और बता देते हैं। जिस समय स्टूडेंट विजयनगर की बात चल रही है, जो शासक हम इधर पढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय बहमनी भी चल रहा है। क्लियर है बात? क्योंकि विजयनगर भी चल रहा है और साथ में बहमनी भी चल रहा है, यहाँ भी शासक बदल रहे हैं, वहां भी शासक बदल रहे हैं। ठीक है, तो विजयनगर के बारे में आपने चीजें समझ ली, कैसे स्थापना हुई, कौन कौन हुआ। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बहमनी के बारे में। ठीक है, कृष्णदेव राय को हम कल बताएंगे, क्योंकि कृष्णदेव राय पूरा लेक्चर चलेगा, काफी बड़ा टॉपिक है, और उनके बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, कृष्णदेव राय के बारे में। तो हम थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको बता देते हैं। बहमनी साम्राज्य क्या है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई है 1347 में। देखो विजयनगर की कब हुई है? 1346 में, सॉरी 1336 में। तो विजयनगर की हुई है 1336 में, हरिहर और बुक्का ने की थी। इसी समयांतराल, समय कालांतर में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई है। किसने की है? तो एक शासक है जिसका नाम है हसन गंगू। बोलो क्या नाम है, क्या नाम है उसका? महिमा,
रोहित, कोमल, राफिया, राजरानी, कुछ तो अपने कैमरे को उल्टा कर लेते हैं, उनको समझे में नहीं आ रहा कि सीधा है कि उल्टा है। तो हसन गंगू कौन है? हसन गंगू, ध्यान रखिएगा इसका नाम, हसन गंगू को। और इसका एक और नाम है बहमन शाह जफर खां भी इसको कहा गया है, और नोट्स में है ये सब। थोड़ा समझा देते हैं कि क्या है। जैसे हरिहर और बुक्का की कहानी चल रही थी, विजयनगर बसाया है, उस तरह हसन गंगू का समझ लीजिए। बहमनी जब ये कंपेयर में बसाया तो उसने क्या किया है, ये एक ब्राह्मण के घर पे था और ब्राह्मण का नौकर था, ये ब्राह्मण के घर पे रहता था ये, और गंगू नाम का ब्राह्मण था। तो गंगू नाम का ब्राह्मण था, उसके ब्राह्मण के ये दास था या नौकर था, ठीक है, हसन जो था जफर था। तो काफी समय तक रहा, और कहा जाता है कि उसके सम्मान में ऐसा फरिश्ता बोलता है, जो आगे का शासक है फरिश्ता, सॉरी लेखक है फरिश्ता। तो फरिश्ता ऐसा कहता है कि उस ब्राह्मण को, अपने मालिक को सम्मान देने के लिए उसने बहमन, मतलब ब्राह्मण बहमन, तो बहमन राज की स्थापना की थी, मतलब ऐसा फरिश्ता कहता है जो लेखक है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये ईरान से आया था, और ईरान में बहमन नाम का मतलब एक प्रतापी शासक हुआ था, तो उसी के नाम पे इसने बहमन रखा है। तो जो भी रीजन हो, कुल मिला के बहमन साम्राज्य की स्थापना होती है, और हसन गंगू ऐसा करता है। लेकिन ये सही है कि गंगू ब्राह्मण था, उसके यहाँ ये दास था, ठीक है। तो हसन गंगू ने इसकी स्थापना कर दी थी 1347 में, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला शासक बनता है वहां का बहमनी साम्राज्य का। 1336 से 1356 शासनकाल हरिहर का चल रहा है, सॉरी हरिहर वन का चल रहा है, और उसी समय बहमनी में बहमन शाह का चल रहा है, हसन गंगू का, 1347 से 1358 तक। तो 1358 तक हसन गंगू है उस समय में, ठीक है। और जब वहां गद्दी पे बैठेगा बुक्का वन, तो बहमनी साम्राज्य में इसके बाद इसका बेटा बैठ जाएगा महमूद शाह वन। तो फिर महमूद शाह गद्दी पे बैठ जाएगा। फिर उधर बैठेगा आपका हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। तो इधर बीच में दो शासक और आएंगे, उनके नाम बेकार हैं, वो कुछ है नहीं मतलब के, तो बीच में दो और आते हैं। लेकिन उसके बाद आता है कौन? फिरोज शाह। ये है प्रतापी शासक जो 1397 में बैठेगा। तो 1397 से 1322 तक फिरोज शाह रहता है, और इस समय शासनकाल चलेगा किसका? देवराय वन का। तो उधर चलेगा देवराय वन का, और इधर चलेगा फिरोज शाह का। फिर बैठेगा फिरोज शाह के बाद अहमद शाह। फिरोज शाह के बाद बहमनी पे बैठेगा अहमद शाह। बहमनी में कौन बैठेगा? अहमद शाह। और इधर कौन बैठ जाएगा? देवराय टू। इधर कौन बैठ जाएगा? देवराय टू। और बहमनी में कौन बैठ जाएगा? अहमद शाह, ठीक है। ये पूरी कहानी चलेगी। बहमनी साम्राज्य पे 18 शासकों ने शासन किया है, 18। तो कहां तक पढ़ोगे? सबको नहीं पढ़ना है। मेन में नाम बताए हमने बहमनी में। पहला हसन गंगू, दूसरा आपको याद रखना है कौन? महमूद शाह। तीसरा आपको क्या रखना है? फिरोज शाह। चौथा आपको क्या याद रखना है? अहमद शाह। 4 शासक याद कर लो बहमनी के, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर का चल रहा है, इधर ये चल रहा है। एक नोट्स हम दिखाते हैं, अब उस नोट्स को देखना जरा, ठीक है, ध्यान से देखना उसे। बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान हो रहा था, उसी समय बहमनी साम्राज्य के उत्थान पर था, ठीक है। समय किसका चल रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ है, इस दिल्ली सल्तनत के समय ही विजयनगर और बहमनी दोनों का उत्थान हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो विजयनगर की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। विजयनगर आपने देख लिया, 1336 में इसकी स्थापना हो गई थी, और फिर बहमनी की होगी 1347 में, 1347, ठीक है। तो विजयनगर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में एक ग्रुप बनाया था, और वहां पे एक पोस्ट दी थी, उसका नाम था अमीर राने सादा। देखो पूरी कहानी अगर सही से समझनी है हिस्ट्री को, तो ये चीजें समझनी होंगी जिससे लॉन्ग टाइम तक बनी रहे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था अपने समय में, साउथ में अमीराने सादा इनको अपॉइंट किया था।
और अमीरान शादा क्या होते थे, ये 100 गांवों के मालिक होते थे, मतलब इनके अंडर में 100 गांव तक आते थे, तो ये काफी पावरफुल हुआ करते थे अमीरान शादा। तो मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया था, ठीक है। ये काम 1341 में, और इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसका नाम था शहाबुद्दीन। तो एक शहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति नियुक्त किया था, 1341 की बात चल रही है, मतलब बहमनी साम्राज्य की स्थापना से पहले की बात चल रही है। तो अमीरान शादा के रूप में उसने शहाबुद्दीन को नियुक्त किया था, जो उपाधि लेता है नुसरत खां। कौन सा इसको राज्य दिया था? बीदर दिया था, ये साउथ में ही पड़ता है बीदर, ठीक है, बीदर देता है। और एक शर्त रखता है मोहम्मद बिन तुगलक, क्या? शहाबुद्दीन को, हम आपको अमीरान शादा तो बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हर साल आपको 1 करोड़ रुपए हमको राजस्व के रूप में देना होगा, 1 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में देना होगा, ऐसा एमबीटी ने कहा, ठीक। बट आगे चल करके ये शर्त पूरी नहीं कर पाया, कौन? शहाबुद्दीन। और नहीं कर पाया तो 1345 में इसको पद से हटा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको? शहाबुद्दीन को। तो शहाबुद्दीन जिसको बनाया था इसने अमीरान शादा, 1345 में वो गद्दी से हटा देता है। अच्छा, और इसकी वजह से अमीरान शादा के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, क्योंकि काफी ताकतवर थे ये लोग। और ये लोग एक नए व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं, उसका नाम है इस्माइल मख। इस्माइल मख नाम का व्यक्ति, ठीक है, इसको सुल्तान बना देते हैं। कौन लोग? अमीरान शादा। काफी वृद्ध व्यक्ति था, जिसकी वजह से इसके बाद इन्होंने इसको हटाकर बना दिया किसको? हसन गंगू को। तो ये है पूरी कहानी, तब ये हसन गंगू आता है। समझ में आ रही है हमारी बात? और फिर वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कहानी क्लियर हुई? क्या चल रहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दोनों चीजें चल रही हैं। देखो, याद करो कि मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो काम्पिल्य पे आक्रमण किया था, और वहां से हरिहर और बुक्का को उठा ले गया था, बंदी बना लिया था। फिर वहीं से वो उनको छोड़ता है, तो वापस आके विजयनगर की साम्राज्य स्थापना होती है। ऐसे ही घटनाक्रम होती है बहमनी के साथ। क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? साउथ में एक पद बनाया था, अमीरान शादा का पद। अमीरान शादा का पता ये मुस्लिमों का था भाई, वो तो हिंदू वाला चल रहा था विजयनगर, ये मुस्लिमों का शासक था। तो अमीरान शादा जो थे, इनके अंडर में 100 गांव आते थे। अमीरान शादा काफी पावरफुल होते थे। तो एक उसमें एक नासिरुद्दीन व्यक्ति को रखा था उसने, शहाबुद्दीन, जो नुसरत खां के नाम से भी बैठता है। और फिर वो उससे बस एक शर्त रखता है मोहम्मद बिन तुगलक कि मैं तुम्हें दक्षिण दे रहा हूं, लेकिन तुम एक काम करना कि हर साल मुझे 1 करोड़ रुपए भेजते रहना। नहीं दे पाता। अब भाई, जब देख ही रहे हो कि उधर विजयनगर चल रहा है, उधर सारे शासक चल रहा है, तो तुम कहां से कर पाओगे? तो 1 करोड़ ये नहीं दे पाता। तो 1345 में मोहम्मद बिन तुगलक इसको भी हटा देता है। तो उधर विजयनगर बन चुका है, 1336 में विजयनगर बन चुका है, और इधर 1345 में हटता है आपका नुसरत खां या फिर शहाबुद्दीन। अमीरान शादा विद्रोह कर देते हैं, बहुत पावरफुल थे अमीरान शादा, विद्रोह कर देते हैं, अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत से हटा लेते हैं, हम आपके अंडर में नहीं है। और फिर ये लोग एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, नासिरुद्दीन को, तुम शासन करो। सॉरी, इस्माइल मख, पहले इस्माइल मख आता है। तो इस्माइल मख आता है पहले, तो अमीरान शादा इस्माइल मख को नियुक्त कर लेते हैं, काफी वृद्ध व्यक्ति रहता है। तो फिर इसको हटा करके ये लोग बनाते हैं हसन गंगू को। तो अब हसन गंगू आता है, और 1347 में हसन गंगू क्या करता है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। यह है पूरी कहानी। समझ गए सभी लोग? क्लियर हो गया सबको? अब डाउट तो अब नहीं रहेगा। देखो, ये पूरी कहानी समझोगे ना, हिस्ट्री बड़ी मजा आएगी। और जब एक लाइन पढ़ोगे, निकोलस कॉन्टी आया था, कहाँ आया था? देवराय 1 में आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ आया था? देवराय 2 में। और घर जाना, इसके बाद भूल जाना, कौन किस में आया था पता नहीं, ठीक है। और कब कब सम्राट, सब खत्म हो जाएगा। जब तक कहानी और आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तब तक हिस्ट्री याद नहीं हो पाएगी। इस तरह से बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हो जाता है, आपका एक प्रकार शासक हो जाता है, कौन? हसन गंगू, 1347। बात समझ में आई हमारी बात? ठीक है। थोड़ा सा हसन गंगू के बारे में और कर लेते हैं, क्योंकि भाई संगम वंश खत्म कर चुके हैं, इसी काल में उधर भी चल रहा है कुछ, तो उसको भी थोड़ा कर लेते हैं कि उसके उधर क्या चल रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको आगे करके देख लेते हैं, जरा ध्यान रखना, और फिर रिवाइज कर लेना जरूर, नहीं तो भूल जाएगा। हसन गंगू साम्राज्य की स्थापना कर दी इसने। तो फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता जो कहता है, लेखक है, कि दक्षिण में एक ब्राह्मण है गंगू, उसी का दास है ये हसन, और इसके सम्मान में ही इसने बहमन वंश या बहमनी वंश की स्थापना की थी, ऐसा फरिश्ता कहता है। बाकी इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास तो मतलब ईरान का था, और वहां से आया था ये, ठीक है।
तो उसके नाम पर रखा। अच्छा अब चलिए जरा बहमनी वंश को देखिए, 1347 में स्थापना हो गई, वेरी गुड। संस्थापक कौन है? हसन गंगू। कब तक शासन करता है? 1347 से 1358। ठीक है। विजयनगर पे किसका शासन है इस समय? हरिहर वन का। हरिहर वन का शासन है विजयनगर पे। ठीक है। और इधर ये किसका है? हसन गंगू का है। ठीक है। तो उधर हरिहर कर रहा है और इधर हसन गंगू कर रहा है शासन। ध्यान रखिएगा, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है इसको। द्वितीय सिकंदर की उपाधि है इसके पास। तो एक अलाउद्दीन खिलजी था जो सिकंदर सानी था, केवल उपाधि ली थी। लेकिन अगर कभी पूछा जाता है कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है, तो द्वितीय सिकंदर इसी को, हसन गंगू को ही कहा जाता है। तो द्वितीय सिकंदर बोला जाता है इसको। इसने राजधानी क्या बनाई थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा बनाई थी। ये कश्मीर वाला नहीं है, ठीक है, वो गुलमर्ग है। ये गुलबर्गा है। और इसका नाम बदल दिया इसने हसानाबाद। देखो नाम ये लोग भी बदल दिया करते थे। तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा, लेकिन उसको बदल के इसने क्या रख दिया था? हसानाबाद। ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बहमनियों की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी, याद रखिएगा। अच्छा, जब ये शासक बनता है तो इसने पूरे बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया था। याद कर लो अभी, वो 4 नाम याद कर लो। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। फिर से बोलो। जब ये शासक बनता है तो इसने 4 पार्टों में बांट दिया था। किसको? बहमनी साम्राज्य को। पहला कौन सा? तो पहला इसने बांटा था गुलबर्गा को, मतलब गुलबर्गा बनाया। दूसरा कौन सा बनाया? दौलताबाद। तीसरा बरार और चौथा बीदर। याद कर लीजिए बिल्कुल अभी। ठीक है। और इसी के समय इसने एक किला जीत लिया था, कौलस का किला, कापय नायक से। कापय नायक से इसने किला जीत लिया था हसन गंगू ने, कौलस का। ठीक है। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1358 में। 1358 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, समझ में आई बात? तो उधर विजयनगर का स्थापना का क्लियर हुआ सबको? मजा आ रहा है ना बिल्कुल पढ़ने में? है हसन गंगू। ठीक है। तो इधर ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है हसन गंगू। ठीक है। और कब स्थापना होती है? 1347 में। विजयनगर की कब होती है? 1336 में। वो कौन करता है? हरिहर और बुक्का। ये कौन करता है? हसन गंगू। ठीक है। वहां की राजधानी क्या थी? पहले अनेकोंडी थी, बाद में विजयनगर हो जाती है। यहाँ की राजधानी कौन है? गुलबर्गा, जिसका नाम था हसानाबाद। ठीक है। कितने प्रांत में बांटा था इसने? 4 पार्ट। जल्दी बताइए किसमें किसमें बांटा था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है। किस किले को इसने जीत लिया था? कैलाश के किले को जीत लिया था हसन गंगू ने। किससे? कापा नायक से। तो कापा नायक से जीत लिया था। चलिए एक मैप दिखा देते हैं, फिर खत्म करते हैं। जरा इसको देख लीजिए। देखो ये बीदर है, ये बीदर है, ये बीदर है, ये अहमदनगर है, बीजापुर, गोलकुंडा। नीचे जो चल रहा है वो विजयनगर साम्राज्य चल रहा है। नीचे विजयनगर चल रहा है, इसके नीचे विजयनगर है। ठीक है। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये ऊपर चल रही हैं। अच्छा, दूसरा समझो जरा। इस मैप को समझ लो। ठीक है। देखिए जो हरे से है ये विजयनगर है, जो हरे से ये विजयनगर है, जो ये है ये बहमनी है। ठीक है। अब जगह देखो, कुछ नाम तो यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, तो थोड़ा सा माइंड में बना लेना क्योंकि बार बार नाम आएंगे। देखो ये बीदर है, गोदावरी नदी के ठीक नीचे ये रहा बीदर। ठीक है। तो ये बीदर है। ये रहा अहमदनगर, ये बार बार नाम आएगा। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अहमदनगर है। बीदर यहाँ पर है, ये गुलबर्गा है। बीदर के ठीक नीचे देखो, बीदर ये है, बीदर के ठीक नीचे गुलबर्गा है। ठीक है। गुलबर्गा के नीचे आप देखो बीजापुर है। ठीक है। तो बीदर, गुलबर्गा और बीजापुर ये इधर है, अहमदनगर इधर है। गोलकोंडा ये रहा, गोलकुंडा ये रहा, जिसके किले को जीत लिया था इन लोगों ने। ठीक है। इधर ही पे कैलाश का किला भी इधर ही है। बरार इधर है, बरार थोड़ा ऊपर है, बरार इधर कहीं है। ठीक है। बरार ऊपर है, तो बरार जो है वो थोड़ा ऊपर साइड है ना? तो बरार ऊपर है वो। तो ये बरार चल रहा है आपका। ठीक है। बरार याद कर लेना, बरार इधर कहीं है। बीदर ये रहा, गुलबर्गा हो गया, बीजापुर ये है, अहमदनगर इधर है, ये वारंगल है। ठीक है, जिसका आक्रमण किया था देवगिरी, ये दौलताबाद इधर रहा, गोलकुंडा रहा। तो ये पूरा जो साम्राज्य चल रहा है ये बहमनियों का चल रहा है। ये जो नाम आ रहे हैं, नीचे जो साम्राज्य चल रहा है वो विजयनगर का चल रहा है। ठीक है।
तो ये विजयनगर, हम्पी, ये सब जो नीचे के हैं, ये सब नीचे हैं, मैसूर, कांची, कोट, मदुरई, ये सब। तो जरा इसको ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट। हमारी बात समझ में आ गई? तो गुलबर्गा में बांटा था, और किसमें बांटा था इसने? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, चारों दिखा दिए हमने। बहमनियों का जो ऊपर का क्षेत्र था, ठीक है। नीचे जब जाओगे तो विजयनगर, हम्पी आपका नीचे पड़ता रहेगा। तो इधर की कहानी ये है, ठीक है। लास्ट के 2 मिनट जल्दी से हम खत्म करते हैं, क्योंकि चीजें थोड़ा क्लियर रखनी बहुत जरूरी है। देखो, अब इसका बेटा जो बैठता है हसन गंगू का, देखो मोहम्मद शाह वन बैठता है गद्दी पर। 1358 में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1358 में ये बैठ जाता है, 1358 से 1375, ठीक है। चलिए बताइए विजयनगर पे किसका साम्राज्य चल रहा है इस समय? विजयनगर साम्राज्य पे कौन बैठा हुआ है? जब इधर मोहम्मद शाह वन बैठा हुआ है, तो आप बताइए कि विजयनगर पे कौन बैठा हुआ है? जब इधर मोहम्मद शाह बैठा है तो उधर कौन बैठा हुआ है? बुक्का बैठा हुआ है। वेरी गुड। तो हसन गंगू का पुत्र है ये। तो आप ध्यान रखिएगा, कापस नायक जो, जिससे उसने किला जीत लिया था, कौलस का किला, कौलस का किला किसने जीत लिया था? हसन गंगू ने। तो कापस नायक इसके बेटे से मांगता है। कापस नायक, अभी बताया ना कि ये किला जीत लिया था उसने, हसन गंगू ने, तो ये किला मांगता है, नहीं देता। युद्ध होता है और इस युद्ध में ये हार जाता है। मोहम्मद शाह जीत जाता है, मोहम्मद शाह जीत जाता है और ये कापस नायक हार जाता है। तो ये कापस नायक जब हारता है, वही वारंगल का टाइप का शासक है ये, उधरी का, तो गोलकुंडा पर भी अधिकार हो जाता है। देखो कोलस का किला तो ये पहले ही हार चुके हैं, और इसी से गोलकुंडा भी हार जाते हैं ये। तो यही चीज है, जब गोलकुंडा भी हार जाता है, तब ये वारंगल का शासक जो रहता है, ये कीमती सिंहासन देता है इसको, तख्ते फिरोजा। तो तख्ते फिरोजा मोहम्मद शाह को मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब बारूद का जो प्रयोग हुआ था वो हमने बता दिया था, अदौनी का युद्ध हुआ था जब बुक्का वन से इसका युद्ध होता है। तो एक युद्ध इधर भी चल रहा है, एक युद्ध ये यहाँ भी करता है 1367 में। तो बुक्का वन से और इसी समय युद्ध बारूद का प्रयोग हुआ था। अच्छा, इसी बीच ये दो, देखो ये दो शासक हैं, इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये दो बीच में आते हैं, है ना। जब वो हरिहर बैठता है, बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय वगैरह बैठते हैं, तब ये इधर आते हैं। बस एक एक पॉइंट है, उसको याद कर लेना, नोट्स में है कि 3 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, बस खत्म है, और ये कोई मतलब नहीं इसका। हाँ, ये दूसरा अरस्तु कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह टू को ये दूसरा अरस्तु कहा जाता है इसे। जैसे दूसरा सिकंदर किसको बोलते हैं? हसन गंगू को, इसको दूसरा अरस्तु कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट शासक बैठा है ताजुद्दीन फिरोज शाह। अब आप बताइए कि जब ताजुद्दीन इधर है तो विजयनगर पे कौन है? जब ताजुद्दीन इधर बहमनी में है तो बताइए विजयनगर पे कौन बैठा है? जल्दी। जब ताजुद्दीन इधर है तो आप बताइए विजयनगर पे कौन है? जल्दी स्टूडेंट। देवराय टू। देवराय टू या देवराय वन? सही तो लिखो, इसीलिए 1 2 बोले हैं कि सही लिखो। देवराय वन बैठा हुआ है, ठीक है। जब इधर सम्राट ताजुद्दीन फिरोज शाह का चल रहा है, तब देवराय वन का चल रहा है। अरे बताया नहीं था आपको कि देवराय वन की बेटी से विवाह करेगा ये? देखो ना, देवराय वन की बेटी से विवाह करेगा, तो देवराय वन की बेटी से विवाह करेगा, तब वही तो शासक चल रहा है उस समय। और नरसिंह राय चल रहा है, उसकी भी बेटी से विवाह करता है ये, ठीक है, फिरोज शाह। तो इधर ये चल रहा है शासक 1397 से 1422। अगर डेट याद रहेगी तो भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो इधर ये चल रहा है तो उधर वो चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, वेधशाला बनवाई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, दौलताबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 लाइन में। 3 बार आक्रमण किया था उसने। फिरोजाबाद नामक शहर बसाया है भीमा नदी, ये वो फिरोजाबाद यूपी वाला नहीं है, ये भीमा नदी साउथ में है। तो ये भीमा नदी तुंगभद्रा और कृष्णा की सहायक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। तो ये भीमा नदी के किनारे एक शहर बसाया था फिरोजाबाद, ये साउथ वाला फिरोजाबाद है, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, एक वेधशाला वाला, एक ये शादी वादी मत याद करना, कोई मतलब नहीं है। तो फिरोजाबाद और वेधशाला, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब बैठता है गद्दी पर शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह। अब आप बताइए कि जब गद्दी पर शिहाबुद्दीन बैठा है तो उधर कौन बैठा है? तो विजयनगर पे कौन बैठा है? वो उधर देवराय टू बैठेगा। ध्यान रखिएगा, देवराय टू। क्यों? क्योंकि इसका है 1425 से 1446 तक। तो जब उधर देवराय टू बैठेगा तो बहमनी में बैठेगा शहाबुद्दीन अहमद शाह, ठीक है। तो कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा।
तो जब उधर देवराय टू बैठेगा तो इधर बैठेगा अहमद शाह। ठीक है, ये भी प्रतापी शासक माना जाता है अपना। और इसको एक उपाधि दी गई है, शाह वली की उपाधि, शाह वली, शाह वली। ठीक है, शाह वली या संत की उपाधि इसको मिली है। तो याद रखिएगा किस बहमनी शासक को मिला है, अहमद शाह को। ये असल में एक संत के गेजू नाम के संत थे, उसके सानिध्य में था ये, इसकी वजह से इसको भी संत उपाधि दे दी गई थी अहमद शाह को। ठीक है, और ये वो शासक है जिसने गुलबर्गा को बदल दिया है। अभी तक ध्यान रखिएगा, बहमनियों की राजधानी गुलबर्गा चल रही है, गुलबर्गा। अब राजधानी हो जाएगी बीदर, अब राजधानी बीदर हो जाएगी। तो याद रखना है कि बीदर किसने बनाया था, मतलब किसने राजधानी बनाई थी। गुलबर्गा को बदल कर बीदर किसने किया था, तो अहमद शाह ने किया था। जब देवराय टू उधर बैठा हुआ है तो इधर ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसका अंतिम शासक याद करो, खलीमुल्लाह, बस खलीमुल्लाह। ठीक है, और 18 शासक किए थे, बस इसके बाद कोई मतलब नहीं है। और ये शासक याद रखना मोहम्मद शाह तृतीय, ये मोहम्मद शाह वन के बाद ये जब बैठेगा ना, इसी के समय से ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद शाह तृतीय के समय से बहमनी साम्राज्य एक प्रकार से खत्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। और इसका वजीर महमूद गवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम अभी रख लो, महमूद गवाह। याद करो महमूद गवाह, फिर से बोलो महमूद गवाह, बोलो महमूद गवाह, बोलो जल्दी से, महमूद गवाह। चलो कैमरा ओपन करो जल्दी से, अब खत्म करें क्लास, देख लें सबको जाते वक्त, पढ़ते पढ़ते कैसी चेहरा बना हुआ है सबका, ठीक ठाक ही हो या नहीं है। बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हो सब, बेहतरीन है ना, सब सुंदर है भाई, सब राजकुमार है, सब राजकुमारी हैं। और बहुत बढ़िया। तो महमूद गवाह, महमूद गवाह किसके समय वजीर है, महमूद गवाह किसके समय वजीर है, जल्दी जल्दी बताओ। प्रियंका, श्याम, अरुण, रजनी, कृष्णा, मोनिका, इरफान, मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद शाह तृतीय। चलिए अब आप समझ लीजिए कि इसको याद कैसे करेंगे। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय एक उसका बहुत विश्वास पात्र था जो दक्षिण भारत के अभियान पे गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत विश्वास पात्र था ना, पुरुष मित्र, अगर इसको सही में बोले तो पुरुष मित्र, मलिक काफूर था ना, मलिक काफूर, याद है। वैसा ही है महमूद गवाह, जिस तरह से मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का है, वैसे ही महमूद गवाह है मोहम्मद शाह का। तो ये भी एक हिजड़ा है, ठीक है, ये ठीक वही वैसा ही है। और ये बहुत प्रतापी है उसी तरह, मलिक काफूर की तरह। तो जो जीतने में मदद किया इसने, महमूद गवाह ने किया है। असल में महमूद गवाह वो है वजीर जिसने दक्षिण भारत के बहुत सारी चीजों को जीत लिया है। जिस तरह से मलिक काफूर ने पूरा आक्रमण किया था दक्षिण पर और सब विजय कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, इसलिए महमूद गवाह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ध्यान रखिएगा ये किसके समय है और एक कौन था, तो वजीर बना दिया गया था इसको। ये एक यात्री था, देखो कि गड़बड़ कहाँ है। महमूद गवाह एक व्यापारी बन के आया था, यहाँ से व्यापारी के रूप में आया था, व्यापार करने। और व्यापार करते करते ये मतलब मोहम्मद शाह के पास पहुंचता है और बढ़िया शासक बन जाता है, मतलब वजीर वगैरह और अच्छा पोस्ट आता है। ठीक इसी तरह देखो गुलाम था वो, कौन, मलिक काफूर, और वो अपने योग्यता से वो ग्रहण कर लेता है। ये कहानी चल रही है, हमारी बात समझ में आई स्टूडेंट की नहीं। तो विजयनगर का जो वो चल रहा था वहां का, और देवराय टू के समय तक का जो इधर चल रहा था, चीजें समझ में आ गई, कंपेयर क्लियर हो गया। तो जितना वो विजयनगर चल रहा था उधर ये बहमनी चल रहा था, दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग कृष्णदेवराय की बात करेंगे, जब आपका चीजें बदल जाएगा। कृष्णदेवराय के समय में बहमनी टूट चुका होगा, बहमनी 5 भागों में बट चुका होगा, ये साम्राज्य मतलब बिखर चुका होगा। जब कृष्णदेवराय वगैरह आएंगे तो बिखर जाएगा, उस समय ये 5 पार्ट में बदल जाएगा अलग अलग। ठीक है, और उसी समय फिर बाबर आ जाएगा आपका। ठीक है, जब फिर बाबर, तो बहमनी का काम खत्म हो चुका रहेगा, विजयनगर चल रहा होगा। तो विजयनगर अपना चल रहा होगा, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। खत्म करें आज, आनंद आया, थोड़ा बहुत याद हुआ, थोड़ा बहुत याद हुआ, नोट्स को थोड़ा रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाएगा, है ना। अभी थोड़ा बहुत गया होगा,
और देखो, कनेक्ट करके पढ़ो, याद हो जाएगा, कनेक्ट करके पढ़ो, याद हो जाएगा। चलिए खत्म करते हैं क्लास, अब लेट हो रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। करो करो, लिफ्ट करो भाई, हमको क्या देख रहे हो, लिफ्ट करो। ना करोगे हैं?